ईडीआई है क्या और कौन कौन इसमें कवर है? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीएफ कंट्रीब्यूशन पे करता है वो बाय डिफॉल्ट ईडीआई में कवर होता है और इसके लिए किसी भी मेंबर को अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करना होता है पीएफ डिपार्टमेंट में। ये बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है जो कि एम्प्लॉयर ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, यानी कि एज एन एम्प्लॉय आपको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उसमें बाय डिफॉल्ट कवर रहेंगे। और ये मिलता है इन केस ऑफ डेथ। फिर चाहे डेथ हो किसी भी रीजन से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हुई हो डेथ या एक नेचुरल डेथ हो, मेडिकल कंडीशन की वजह से डेथ हो, या इवन सुसाइड ही क्यों ना हो, बस कंडीशन सिर्फ एक है कि आप उस वक्त सर्विस में होने चाहिए, यानी कि आप एक वैलिड पीएफ मेंबर होंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईडीआई का अमाउंट, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसको क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या प्रोसीजर होता है। तो आपको पता होगा कि 28 अप्रैल 2021 में ईपीएफओ ने ईडीआई की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया और मिनिमम जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है। 2.5 मतलब 2.5 लाख रुपीज इसकी मिनिमम लिमिट है और मैक्सिमम 7 लाख रुपए है। तो इसकी कैलकुलेशन को करने के लिए पिछले 12 महीने का सैलरी का एवरेज निकाला जाता है, जो कि मैक्सिमम 15,000 रुपए हो सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा भी हो तो 15,000 ही कंसिडर की जाती है, क्योंकि पीएफ की जो सीलिंग है वो 15,000 रुपीज है। पिछले 12 महीने का एवरेज मंथली सैलरी, जिसको 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। 35 यहाँ पर एक फैक्टर है जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो दो कंपोनेंट्स आपके हो गए, आपका 12 महीने का एवरेज मंथली सैलरी इंटू 35 प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप ध्यान से समझना है इसको, प्लस आपके 12 महीने का जो पीएफ का एवरेज बैलेंस है उसका 50% या 1,75,000 रुपए, जो भी कम हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तीसरे फैक्टर में जो आपको मैंने बताया है उसमें पीएफ का 12 महीने का एवरेज बैलेंस का 50% या 1,75,000 रुपए, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसको जो पहले हमारा जो रिजल्ट आया था उसमें ऐड कर देते हैं। यानी कि हमारा फॉर्मूला बना पिछले 12 महीने का एवरेज सैलरी इंटू 35 प्लस में जो लेसर अमाउंट है, यानी कि या तो 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ पीएफ वेजेस या 1,75,000 रुपए। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करते हैं कि कोई एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपए है और वो हर महीने कभी 20 ड्यूटी करता है, कभी 30 ड्यूटी करता है, कभी 10 ड्यूटी करता है। ऑन एन एवरेज पूरे साल में अगर देखा जाए तो 1,20,000 रुपए वो कमाता है। 1,20,000 रुपए को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 10,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए ही हमारा पिछले 12 महीने का एवरेज मंथली वेज है। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 35 इंटू 10,000 रुपए, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा, पीएफ का एवरेज बैलेंस, जो कि आप अपने पीएफ की पासबुक से चेक कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि आपका पिछले 12 महीने का पीएफ का एवरेज बैलेंस है 2 लाख रुपए। 2 लाख का 50% कितना हुआ? 1 लाख रुपए। क्योंकि 1 लाख रुपए 1,75,000 रुपए से कम है तो 1 लाख रुपए को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो हमारी कैलकुलेशन क्या बनी? 10,000 इंटू 35 यानी कि 3,50,000 रुपए प्लस 1 लाख रुपए, यानी कि 4.5 लाख रुपए के ईडीआई का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से दूसरे केस में क्या है कि सपोज करते हैं किसी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 25,000 रुपए है, राइट? 25 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, लेकिन कभी वो 30 ड्यूटी करता है, कभी 20 ड्यूटी करता है, तो ऑन एवरेज जो उसकी सैलरी बनती है वो उसकी बनती है 25,000 रुपए साल की। तो 25, देखो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम सैलरी है वो 15,000 ही कंसिडर की जाती है, तो भले से उसका 25,000 रुपए एवरेज वेज जैसे आ रहा है 12 महीने का, लेकिन हम जो 35 इंटू करेंगे वो 15,000 की ही करेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 35 इंटू 15,000 इक्वल टू 5,25,000 रुपीज। पहले कंडीशन हो गई हमारी। दूसरा, सपोज करते हैं कि पिछले एक साल का जो एवरेज बैलेंस है उस एम्प्लॉय का पीएफ में वो है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का 50% कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। तो एक तरफ 2.5 लाख रुपए, एक तरफ 1,75,000 रुपए। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 1,75,000 रुपए है, राइट? तो 2.5 लाख जो रिजल्ट आया, हम 2.5 लाख कंसिडर नहीं करेंगे, हम 1,75,000 रुपए कंसिडर करेंगे। यानी कि 35 इंटू 15,000 प्लस 1,75,000 रुपीज इक्वल टू 7 लाख रुपीज। ये हमारे ईडीआई का बेनिफिट होगा जो किसी भी एम्प्लॉय को मिलेगा। यानी कि समझने वाली बात यह है कि 50% ऑफ पीएफ का बैलेंस में से या 1,75,000 रुपए में से जौन सा फिगर कम होता है हम उस फिगर को कंसिडर करते हैं ईडीआई की कैलकुलेशन के लिए। अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? पहला, जो भी उसका नॉमिनी है, यानी कि जब एम्प्लॉय लाइव था तो उसने जिसको भी नॉमिनेट किया होगा एज ए बेनिफिशियरी उसको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, अगर नॉमिनेशन नहीं किया था तो उस केस में फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा, अगर फैमिली मेंबर्स भी नहीं है और नॉमिनेट भी नहीं किया है तो जो भी लीगल आयर है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। अब इसको क्लेम कैसे करना है?
इसको क्लेम करने के लिए सिंपल आपको फॉर्म 5F या फिर जो कंपोजिट क्लेम फॉर्म जो कि नया फॉर्म है पीएफ का वो लगेगा। दूसरा डेथ सर्टिफिकेट जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है, और एम्प्लॉयर की तरफ से भी सर्टिफिकेट लगेगा कि एट द टाइम ऑफ डेथ ये एम्प्लॉय सर्विस में था। इसके अलावा अगर नॉमिनेशन का केस नहीं है, नॉमिनी अवेलेबल नहीं है, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है कि वो लगेगा। इसके अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉय का आईडी प्रूफ और जो क्लेम कर रहा है उसका आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन वो लगेंगे। और इसको अगर आप फॉर्म के साथ सबमिट कर देंगे तो इसका क्लेम बहुत जल्दी सेटल भी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट या पीएफ डिपार्टमेंट इस बात पर फोकस करता है कि डेथ क्लेम्स जो है सबसे जल्दी प्रोसेस किए जाए इन कंपैरिजन टू ऑल अदर क्लेम्स। तो आप समझ चुके होंगे कि ईडीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं उनको वीडियो शेयर करिए ताकि वो इस स्कीम का फायदा उठा पाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।